You don't get what you wish for, you get what you work for। मीन्स जब आप किसी भी चीज़ के लिए एक टारगेट सेट करते हैं, आपने अपने बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी अपना एक टारगेट सेट किया है, बट आपने सिर्फ वो टारगेट सेट किया, आप उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी ये विश है कि मुझे ये टारगेट अचीव हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको काम करना होगा, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, तभी आप उस चीज़ को, उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। So hello everyone, welcome to FOC classes. In today's video, we are going to discuss 90 day strategy. As you know, आपकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए एंड आपके एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट हैं। सो हम यहाँ पर ये 90 डेज की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। एंड देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी देख लें या फिर कोई भी प्लान या शेड्यूल बना लें, वो तब तक वर्क नहीं करता है जब तक आप खुद से उसे वर्क नहीं कराएंगे। यू हैव टू मेक इट वर्क। एंड उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना होगा और डिसिप्लिन रहना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने 90 डेज को दो फेज में डिवाइड किया है। फेज वन रहेगा 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक, मींस जो हमारा 2025 का रिमेनिंग टाइम है, ये है फेज वन। और फिर आएगा फेज टू 1 जैन से 15 फैब तक। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे। देखिए, फेज वन में जो 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक है, इसमें हमें रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। क्योंकि देखिए, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स के पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ के पास 6 होते हैं। तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, भले ही 6th एडिशनल है, बट फिर भी आपको उस पर ध्यान देना है, क्योंकि उसका भी कंट्रीब्यूशन है आपकी परसेंटेज में, आपकी मार्कशीट में। ठीक है, तो इसलिए हम किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, लाइटली नहीं लेंगे। हम सभी सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देंगे, सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे सपोज करते हैं कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले आपने सभी सब्जेक्ट्स के नेम नोट डाउन कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि इसमें आपको टोटल कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, जो आपको सीबीएसई वेबसाइट पर सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, वहां पर भी लिखा होता है, और साथ ही जो भी आप बुक फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी या फिर जो भी बुक, तो उसमें भी मेंशन होता है कि कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, बट आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा कि हमें क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे कि आपने कितने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम सिर्फ चैप्टर्स को कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिवीजन, मॉक पेपर्स, इन सब की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये फेज वन है जहाँ पर हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर अभी आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो फिर इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप कोई भी चैप्टर या सिलेबस का पार्ट कंप्लीट कर पाएं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमारा गोल है कि जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है। तो कितने कंप्लीटेड हैं वो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ पर रिमेनिंग चैप्टर्स नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपने स्कूल में या फिर जो भी आप बैच में हैं या फिर यूट्यूब से आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो उसके आगे आप रिमेनिंग चैप्टर्स में 0 लिखेंगे, क्योंकि वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर फेज वन में आपका काम है, आपको ध्यान देना है रिमेनिंग चैप्टर, मतलब जो चैप्टर अभी तक आपने किए ही नहीं है, वो चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, हेयर इज एन एग्जाम्पल, आप किस तरह से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। वन मोर थिंग, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको ये समझाने के लिए कि आपको अपना शेड्यूल कैसे बनाना है। आप इस चीज को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, आइडियली आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। देखिए, अगर आप पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो भी आप बोर हो जाएंगे, और अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उस केस में सारी चीज़ें मिक्सअप भी हो सकती हैं। ओके, बेटर यही रहेगा कि हम 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेकर चलें। ओके, 2 सब्जेक्ट्स को किस तरह से पढ़ना है, हम 4 स्टडी सेशंस रखेंगे एक दिन के लिए, एंड हर एक सेशन 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 घंटे हैं हर एक सेशन में, ये 2 घंटे बिल्कुल फोकस स्टडी के होने चाहिए। इसमें कोई भी और डिस्ट्रैक्शन ना हो, ना ही आप कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड जो मतलब आप एक टाइमर सेट कर सकते हैं, आजकल मोबाइल,
लैपटॉप एंड इवन सेपरेट टाइमर्स भी होते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह से आपको एक टाइमर सेट करना है और वो जो 2 घंटे स्टार्ट हुए हैं आपको 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद ही उठना है, ठीक है। और उसके बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही करनी है, आपको कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि ये जो 4 सेशंस हैं, तो अगर हम 2 घंटे का सेशन ले रहे हैं एक, और इस जैसे 4 सेशन है, मीन्स हमारे पास टोटल 8 आवर्स है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि मैम ये तो कम है। अगर आपको ये कम लग रहे हैं तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि आप इतना पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज इट, उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है, ठीक है। आप उसको इंक्रीज कर लें अगर आप कंफर्टेबल हैं तब, और अगर आपसे इतना हो पाता है तो इतना ही करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्हें अरेंज कैसे करना है। तो ये 4 स्टडी सेशंस आप अगर एक सब्जेक्ट को एक ही बार में कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्जिक्यूटिव सेशन रखने होंगे एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और फिर जो लास्ट 2 सेशंस हैं वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए। और अगर आप इन्हें ऑल्टरनेटिव वे में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो उस केस में हम ऑल्टरनेटिव रख सकते हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, ठीक है। तो इस तरह से 4 सेशंस कैसे रखने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो आपने सेशन का टाइम डिसाइड किया है, आप इस सेशन के टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप 2 आवर्स कॉन्जिक्यूटिवली नहीं बैठ सकते, आपने सपोज करते हैं 1 आवर का सेट किया है, तो 1 आवर के केस में आप नंबर ऑफ सेशंस इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगर आपने 2 आवर्स को इंक्रीज किया है, सपोज करते हैं आप एक ही सेशन 3 आवर्स का रख रहे हैं, तो आप इसको 3 सेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना मॉडिफाई करते हैं अपने शेड्यूल के लिए, ठीक है। बट आपको शेड्यूल अपने लिए ही बनाना होगा, आपको उस पर खुद ही वर्क करना होगा। Now let us talk about phase 2 that will be from 1 Jan to 15 Feb. So जो phase 1 था वहां पर हमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है। 31 दिसंबर तक हमें किसी भी तरह से अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और एक और बात, उसमें वो सिलेबस नहीं है जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, उसको दोबारा से नहीं करना है। हम वहां पर उस सिलेबस की बात करें जो हमने किया ही नहीं है, ठीक है। सो जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि आपका सिलेबस 31 दिसंबर से पहले ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो उस केस में बहुत अच्छी बात है, आप इस फेज 2 को पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये फेज 2 है प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर आपको अगेन एक चेकलिस्ट बनानी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इस तरह से चेकलिस्ट बनेगी। सबसे पहले उसमें कॉलम होगा रिवीजन के लिए। तो आपको सबसे पहले इस फेज में क्या करना है, रिवीजन करना है। अब अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कितने दिन में रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप ऑल्टरनेटिव बेस पर रिवाइज करना चाहते हैं। जैसे हमने स्टडी सेशंस ऑल्टरनेटिव बेस पर रखे, इसी तरह से आप रिवीजन सेशन भी ऑल्टरनेटिव बेसिस पर रख सकते हैं, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, ओके। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आपका फाइनल एग्जाम होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे दिन मिलते हैं हर एक एग्जाम के लिए। आपको ऑलरेडी डेट शीट मिल गई है, आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कितने दिन मिलेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारा रिवीजन कितना स्ट्रांग हो कि हम उतने लिमिटेड टाइम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमने फेज डिसाइड किया है फेज 2, इसमें सबसे पहला काम है रिवीजन, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सीबीएसई सैंपल पेपर। हम जानते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर हर बार रिलीज होता है, 2026 के लिए भी रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो आपको रिवीजन करने के बाद सैंपल पेपर खुद से अटेम्प्ट करना है। जो आंसर जो मार्किंग स्कीम होती है जिसे आंसर्स कहते हैं आप, तो वो आंसर सेपरेटली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो उसे पहले नहीं देखना है, उसे बाद में देखेंगे। पहले हम सैंपल पेपर खुद से सॉल्व करेंगे, ये असेस करने के लिए कि हमारा लेवल क्या है, हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है, ठीक है। उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। देन आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यूज में एटलीस्ट आप 3 इयर्स के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें, एंड उससे ज्यादा के कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 3 इयर्स के तो करने ही चाहिए, ठीक है।
इसके बाद मॉक पेपर्स जो आपके प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं एटलीस्ट 2, ठीक है? ये एटलीस्ट है मतलब मिनिमम है, इससे ज़्यादा करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है? अब देखिए ये जो हमारा फेज़ 2 है, ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? तो प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि आप उसको एक्चुअल ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें अपनी प्रैक्टिस को कि आप सच में बोर्ड एग्ज़ाम ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 आवर्स का एक टाइमर सेट करें क्योंकि आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम 3 आवर्स का होता है, ठीक है? अब बात करें कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स की तो उसमें कुछ केसेज़ में 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, तो वो चीज़ आपको सैंपल पेपर में भी मेंशन मिलेगी, ठीक है? तो वो चीज़ आप चेक करें एंड उतना ही टाइमर आपको सेट करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? तो जब आपने टाइमर सेट किया है, अपना मॉक पेपर प्रैक्टिस करने के लिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो चीज़ आपको वही टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, अपनी प्रेज़ेंटेशन रखनी है, जैसे आप सच में बोर्ड एग्ज़ाम ही लिख रहे हैं, ठीक है? और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब तक आप एक्चुअली उस एनवायरनमेंट में नहीं आएँगे, आपको ये फ़ील नहीं होगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप अपना बेस्ट परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। एंड यस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कई बार कुछ स्टूडेंट्स प्री बोर्ड एग्जाम्स को स्किप करते हैं ये सोचकर कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो हम प्री बोर्ड नहीं देते हैं। बट देखिए ये बिल्कुल गलत आइडिया है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि देखिए जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपके सामने एक इन्विजिलेटर होंगे, आपके साइड में और भी स्टूडेंट्स होंगे, राइट? तो वो इन्वायरमेंट आपको कहाँ पर मिल पाता है जब आप प्री बोर्ड्स देते हैं। बट अगर आप ये सोचें कि आप घर पर जब मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ टाइमर लगाने से आपको वही एनवायरनमेंट मिलेगा, नहीं, आपको तब वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। भले ही वहां पर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पर, बट जो वो एनवायरनमेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आपको मिलता है, वो एनवायरनमेंट आपको सिर्फ प्री बोर्ड एग्जाम में ही मिलता है, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि ये जो मेरे सामने टेस्ट पेपर रखा है, इसमें पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, उससे भी कई बार थोड़ा हायर लेवल, हार्ड लेवल का बना देते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए, आप अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, ठीक है? तो इसलिए उस एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस होने के लिए, फ़ैमिलियर होने के लिए, क्योंकि कई बार हमें एग्ज़ाम स्ट्रेस इसलिए भी हो जाता है, कई बार हम एग्ज़ाम्स में पैनिक इसलिए भी कर देते हैं, क्योंकि हमें उस एनवायरनमेंट की आदत ही नहीं है, हम फ़ैमिलियर ही नहीं हैं। हाउएवर आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, बट अब आप क्लास 12th में हैं। क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स का एक अलग आप कह सकते हैं अम, उसकी एंग्ज़ायटी होगी, क्योंकि अब आप एक हायर लेवल पर हैं, ठीक है? तो इसलिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपको देने हैं एंड प्री बोर्ड जितने भी होंगे कुछ स्कूल्स में 2 होते हैं और कुछ स्कूल्स में आई थिंक 3 भी होते हैं, ठीक है? तो जितने भी प्री बोर्ड हों, आपको देने हैं, ठीक है? यही समझना है कि ये हमारे मॉक टेस्ट हैं एंड अगर हम इन्हें देते हैं, हम अटेम्प्ट करते हैं, तो इससे हमारा ही फ़ायदा है, ठीक है? तो इसलिए आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम ज़रूर देने हैं, ओके? वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज आपका हर एक स्टडी सेशन फोकस्ड होना चाहिए बिना डिस्ट्रैक्शंस के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और देखिए कई बार आपके डिस्ट्रैक्शंस इस वजह से भी होते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड नहीं रखते। आप सोचते हैं कि हमें जहाँ से जो भी कंटेंट मिल रहा है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, हम बस उसे एक्सेप्ट कर लें, उसे रख लें एंड हम सब चीज़ों से पढ़ लेंगे। उस केस में क्या होता है कि आप डिफरेंट कंटेंट इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए क्या करना होगा, आपको अपनी रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना होगा। पहले से फिक्स कर लें कि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन-कौन सी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। लाइक अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, तो कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, या फिर कोई बैच लेना है, तो कौन से बैच से पढ़ना है। मतलब उस चीज़ को पहले से ही फिक्स करना है और फिर उसे फिक्स करने के बाद इधर-उधर आपको रिसोर्सेज नहीं ढूँढनी है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज पर रिलाय करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा, फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो फोकस करने के लिए आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखनी होंगी। साथ ही एनसीईआरटी या सीबीएसई मटेरियल जो भी आप प्रेफर करते हैं, अगर हम बात करें मेन सब्जेक्ट्स की तो उसमें एनसीईआरटी होती है, और अगर हम बात करें एडिशनल सब्जेक्ट्स की, स्किल सब्जेक्ट्स की, तो उस केस में आपको सीबीएसई स्टडी मटेरियल से पढ़ना है। तो उसी मटेरियल को आपको रेफर करना है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है?
और फिर लास्ट में आती है प्रिपरेशन बुक्स, जिसकी हेल्प से हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सो ये सभी ऐसे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जिसे हमें पहले से ही फिक्स करना होगा कि हमें एग्जैक्टली क्या यूज करना है, किस चीज से पढ़ना है। ठीक है, अब ये टाइम नहीं है कि अब हम अपने रिसोर्सेज को बदलते रहें, चेंज करते रहें एंड अल्टीमेटली हम पढ़ें कुछ भी नहीं, उस चीज का टाइम नहीं है। सो अब आपको क्या करना होगा, अपने रिसोर्सेज को लिमिट करें, फिक्स करें कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज से पढ़ना है एंड अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करें। ठीक है, तो जो हमने डिस्कस किया है कि 31 दिसंबर तक हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो टारगेट आपको पहले सेट करना है। ठीक है, आपको कैसे कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है और कौन कौन सी रिसोर्सेज को आपको रेफर करना है, ये चीज भी आप मेंशन करें। ठीक है, देन आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि जो आपका फेज 2 है, अगर वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो आप अपने फेज 2 को जल्दी स्टार्ट करें। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस, मॉक पेपर्स, इन सभी के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ओके, सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लान बनाने में, शेड्यूल बनाने में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड यस, जो सब्जेक्ट्स हम अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं एफओसी क्लासेस पर, वो सभी सब्जेक्ट्स उनके अच्छे से रिवीजन कराए जाएंगे, सो डोंट वरी। ओके, एंड इफ यू आर IT Code 802 स्टूडेंट, यू कैन रेफर टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको हमारे होम टैब पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट होम टैब पर मिल जाएगी। ओके, यू कैन चेक देयर। और अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, एंड CBSE स्टडी मटेरियल को मेनली रेफर करें सभी स्किल एजुकेशन के स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके जो भी स्किल सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए मेनली आपको CBSE स्टडी मटेरियल ही रेफर करना है। ठीक है, देन हम कर रहे हैं बात IT Code 802 के लिए। सो इसके लिए आप ऑल इन वन बुक एंड सैम्पल पेपर बुक को एज प्रिपरेशन बुक भी यूज कर सकते हैं। ऑल इन वन बुक में आपको डिटेल नोट्स, PYQs एंड क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे एंड सैम्पल पेपर बुक में सैम्पल पेपर्स एंड मॉक पेपर्स मिलेंगे। सो इन दोनों को ऑर्डर करने के लिए आप गिवन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर Amazon या फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इस वीडियो के साथ मैंने आपको एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी बताई है कि किस तरह से आप अपने आगे के टाइम को वाइजली यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम उसको वेस्ट करें। अब आपके पास एक एक दिन, एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत कीमती है। सो आप उसको वाइजली यूज करें एंड इफेक्टिवली यूज करें, बिल्कुल डिसिप्लिन में, कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपने एफर्ट्स अपने रिजल्ट के लिए लगाने हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, आप जिस चीज के लिए विश करते हैं वो चीज आपको नहीं मिलती है, इंस्टेड आपको वो मिलता है जिसके लिए आप काम करते हैं। तो अगर आप कोई काम नहीं करेंगे, कोई हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ टारगेट सेट करने से काम नहीं होगा, आपको टारगेट सेट करने के बाद उस प्रॉपर एक्शन प्लान को फॉलो भी करना है। जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अब ये जो रिमेनिंग टाइम है, इससे पहले आप कितना पढ़े और कितना नहीं पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फर्क पड़ता है कि आप आगे कितने एफर्ट्स लगाने वाले हैं। तो आगे का जितना टाइम हमारे पास है, हम इसको बेस्ट इफेक्टिव वे में यूज करेंगे। ओके, सो यू हैव टू यूटिलाइज द टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ओके, एंड आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन आस्क योर क्वेरी via our official mail. You can find the mail in our channel description. Okay, so that was all for today. And जितने भी chapters remaining हैं, जो हमने subject start किए हैं, उन सभी के जो chapters remaining हैं वो जल्दी ही complete किए जाएंगे and दिसंबर से पहले पहले complete किए जाएंगे. Don't worry. Okay, so bye everyone. We'll meet you soon in the next video. Bye.